हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज योर फिजिकल वर्ल्ड। कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया और कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये टॉपिक सिलेबस में हो या ना हो, ये पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ओवरऑल हमें फिजिक्स की मैपिंग बना के दे देती है। अब आप लोग जैसे कि क्लास 9th में हो तो अब आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि आप लोग किस साइड जाने वाले हो। मतलब कि आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे, मतलब या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी तरह की इंजीनियरिंग की लाइन में जाओगे या मेडिकल लाइन में जाओगे। ऑब्वियसली दो ही रास्ते हैं आपके पास, तो दोनों ही साइड्स के लिए ये चैप्टर और ये फिजिक्स आपकी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो फिजिकल वर्ल्ड में पहला टॉपिक हमारा है ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीइंग द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करती है। अब इस चीज को हम लोग जानते हैं कि इंसान जब से दुनिया में आया वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने की इच्छा, विलिंग टू नो समथिंग। मतलब जैसे कि इंसान जब दुनिया में आया तो इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। बेसिक चीज में देखा जाए तो हमारे पास सूरज था, सूरज से रोशनी आती थी, पानी के सोर्सेस थे तालाब और नदी के फॉर्म में, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जिसने इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये चीज हो कैसे रही है। मतलब कि सूरज की रोशनी आ कैसे रही यहाँ तक, या सूरज की रोशनी में या सूरज की रोशनी किस चीज से मिलके बनी है। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी, जैसे कि जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें क्या होता है, रोशनी दिखती है, दैट मीन्स कि लाइट इज सीन फर्स्ट। फिर उसके कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये सब चीजों पे जब स्टडी किया गया तो भाई ये पता चला कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड साउंड ट्रेवल्स जस्ट बिलो द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरह की चीजें जब इंसान की जानने की इच्छा हुई तो इंसान ने मेहनत किया, कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, बहुत तरीके के मेटल्स नॉन मेटल्स डेवलप किए। मतलब हर तरह से इंसान ने इस दुनिया को जानने की कोशिश किया और अपनी जरूरत की चीजों को बनाना शुरू किया। तो एक ब्रांच बनी साइंस की जिसे कहा गया ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीइंग द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि भाई फिजिक्स का क्या मतलब है, ये फालतू तो नहीं है, तो यहाँ पे देखा गया कि रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका रोल बेहतर आप लोग जानते होंगे, आपके हाथ में जिस भी सोर्स से आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी फिजिक्स की ही देन है। इट मे बी योर मोबाइल, इट मे बी योर लैपटॉप एंड इट मे बी योर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से फिजिक्स का रोल आता है। तो फिजिक्स के जो बेसिक लॉज हैं, जैसे कि आपके देख सकते हैं, कहा गया बेसिक फोर्सेस, जैसे हम लोग पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस विच इज हैविंग न्यूक्लियर ओरिजिन। तो फिजिक्स में बहुत सारे लॉज बनाए गए, थ्योरम्स बनाई गई, फॉर्मूला बनाया गया, जिसकी हेल्प से हमने कई सारे डिवाइसेस को डेवलप किया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बनी, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ट्राइंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेजरमेंट में काम आता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती गई, जिससे क्या हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें देखने को मिली जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमें रॉकेट का इस्तेमाल करना सीखा, रॉकेट बनाना सीखा, एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग सीखी, कैसे बनाना, ये सब कहीं ना कहीं साइंस की ही देन है। कोई रैंडमली नहीं रही, कोई छोटा सा बच्चा आया और खिलौना बना के रख दिया, नहीं, इसमें प्योरली फिजिक्स यूज हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है, मतलब कि इवन इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाटर राइट नाउ। थोड़ा सा अजीब है ये कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है। वजह क्या है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो शायद आप पानी यूज नहीं कर पाओगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, आप अपनी मशीन ऑन नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से पानी नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फिजिक्स की देन है कि आज आप इलेक्ट्रिसिटी में हो, कूलर, पंखा, एसी सब यूज कर रहे हो आराम से। ठीक है, फिर आता है आपका बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हॉस्पिटल जाइए कभी, किसी क्रिटिकल मरीज को देखने, किसी क्रिटिकल पेशेंट को देखने जाइए कभी, तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, उसमें हर चीज़ दिखता रहता है कि भाई हार्ट बीट इनकी इतनी है, इनका पल्स रेट इतना है, इनका ब्लड प्रेशर इतना है। तो वो सब जो मशीनें हैं वो जो डिटेक्ट कर रही हैं वो सब किसकी देन है, फिजिक्स की ही देन है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कैलकुलेटर्स, करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है। ठीक है, फिर आता है आपका मोबाइल फोन, हर वक्त, हर पल, हर सेकेंड सबके हाथ में होता है। ठीक है, फिर आता है आपका कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक,
अब हम लोग जो दूसरी चीज पढ़ेंगे वो है, तीसरी चीज जो पढ़ेंगे वो है बेसिक फोर्सेज इन नेचर। भाई फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल कॉज है नेचर का, जो भी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे कि हमें इस बोर्ड को यहाँ से हटाना है, क्या करेंगे? हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएगा। किसी बॉक्स को हमें पुश करना है तो हम क्या करेंगे? उसको उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है तो उसको अपनी तरफ पुल करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है? फोर्स। तो बहुत सारा तरह की चीजें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में शायद। दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के हिसाब से क्या होता है कि दुनिया की हर एक बॉडी जिसके पास भी मास है वो एक दूसरे मास वाली बॉडी को अपने तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस में आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ज्यादा मजबूत नहीं होते, जैसे आपका अभी आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ोगे वंडर वाल फोर्सेस, और आपका जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला आप लोगों ने देखा होगा कि सर पे स्केल रब किया और रब करने के बाद वो स्केल के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, दैट इज कि इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। उससे आप किसी चीज को घसीट नहीं सकते अपने तरफ की, मतलब एक बड़ा सा पहाड़ था, हमने सर पे स्केल रगड़ी और खींच लिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे आप लोग बचपन में, खैर अभी तो आप लोगों का बचपन ही चल रहा है, तो बचपन में आप लोगों ने मैग्नेट से ऑब्वियसली खेला होगा। मैग्नेट क्या होते हैं? अपोजिट पोलैरिटीज को करीब लाओ तो वो अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं, और डिफरेंट पोलैरिटीज को लाओ अगर आसपास तो वो रिपेल करते हैं। अपोजिट पोलैरिटी लाए तो अट्रैक्ट करके चिपक गए, और डिफरेंट सेम पोलैरिटी लाए तो रिपेल करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो भी एक फोर्स होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर आपका आता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास फिजिक्स ने हमें दिया क्या? लॉज ऑफ फिजिक्स। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है किसी एक सिस्टम की। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस चीज है, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी, E = mc²। मतलब कि एनर्जी और मास आपस में इंटर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले, सर्दियों में हम लोग लकड़ी जलाते हैं, ऑब्वियसली घरों में गैस चलता है, तो क्या होता है उसमें मास जलता है। जैसे लकड़ी जला रहे हैं अगर आप, तो लकड़ी जल रही है तो उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। और किस फॉर्म में मिल रही है? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मास घटता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसका रिवर्स भी होता है कि किसी चीज में कंटिन्यूअसली आप एनर्जी देते जा रहे हो तो उसके मास में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। फिर आपका नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा P = mv। P क्या है? आपका मोमेंटम, नोटेशन फॉर मोमेंटम, और m क्या है? मास, और v क्या है? आपका वेलोसिटी। मतलब अगर ये हमारा मार्कर है और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है एंड इट इज हैविंग अ मास m, तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा? P = mv। तो ये आपका यहाँ, ठीक है। तो इसे आप लोग जरा नोट कर लें क्लियरली। अब आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम लोग इसे स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग पहले ये जानेंगे कि यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो मेजरमेंट का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ द मैटर इज। अब मेजरमेंट कई तरीके के होते हैं भाई। किसी चीज को अगर नापना है कि वो चीज कितनी भारी है तो हमें एक अलग चीज चाहिए, और किसी चीज को ये मेजर करना है कि वो चीज की लेंथ क्या है, लंबी कितनी है, डिस्टेंस क्या है उसकी, उसके लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो मेजर करने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई, बेसिक जो अभी तक चल रही हैं। फर्स्ट वन इज योर लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। सेकंड वन इज योर मास, दैट इज मेजर्ड इन जनरली kg। थर्ड वन इज योर टाइम, दैट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। and fourth one is your amount of substance, which is called as mole, and fifth one is temperature, which is measured in theta, and sixth one is your current, that is measured in amperes, and last one is candela luminous intensity। luminous intensity हो सकता है आप लोगों के लिए एक नई चीज हो, तो इसके बारे में हम आपसे बता दें कि किसी भी चमकने वाले ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकल रही हो, दैट मीन्स कि light is if light is emerging from a certain object,
then the quantity of light that is emerging, that measurement is called as luminous intensity and its unit is called as candela, CD, represented by small c and small d. तो यूनिट्स हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, मतलब जो किसी और चीज से मिला के बनाई नहीं जाती, ठीक है, और एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट में आपसे कह दें आपका मीटर हो गया, सेकंड हो गया, केजी हो गया और इन सात में से कोई भी हो गया। तो ये सब क्या है हमारी फंडामेंटल है, ये किसी चीज से मिलके बनी नहीं। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड, टी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये दो चीजों की हेल्प लेके बनाई गई, तो दिस टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम बनाए गए ताकि पूरे वर्ल्ड में इंसान आता जाता है तो कोई कंफ्यूजन ना होने पर। पता चला कि अगर हमने मान लीजिए कोई हमारा कजन ब्रदर अदर कंट्री में रह रहा तो उससे मैंने कहा भैया 1 मीटर मेरे लिए कोई चीज़ लेते आना, या कह दिया कि 1 केजी हमारे लिए कुछ खाने की चीज़ लेते आना, ठीक है। अब वहाँ का केजी क्या है क्या नहीं है, तो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है ना। तो इसलिए पूरी दुनिया में कोई कंफ्यूजन ना होने पाए इसलिए सिस्टम बनाया गया। ये बेसिक सिस्टम है, आप लोग जनरली क्लास 6 से या उसके बाद से आप लोग यही सुनते आ रहे होंगे कि गिव योर आंसर इन एसआई सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है एमकेएस सिस्टम। उस सिस्टम में क्या है, इसको वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं और अपने सारे मेजरमेंट्स इसी के हिसाब से करते हैं। मतलब अगर 1 मीटर अगर कोई चीज़ आपने सऊदी अरब से कपड़ा मंगाया या कहीं से भी किसी भी कंट्री से, अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से, तो वो आपका 1 मीटर यहाँ के हिसाब से मैच करेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सेम सिस्टम चल रहा है। तो इसमें एमकेएस से मतलब होता है एम फॉर मीटर, मतलब लेंथ को किस में लिया जाता है मीटर में, और मास को किस में लिया जाता है केजी में, मतलब कि किलोग्राम में, और टाइम को किस में लिया जाता है सेकंड्स में। फिर आपका दूसरा सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम, मतलब कि लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। फिर आता है आपका एफटीएस सिस्टम, मतलब एफ फॉर यहाँ पे फिश नहीं है, ठीक है, एफ फॉर यहाँ पे फुट होता है, और पी से पैरेट नहीं होता, पाउंड होता है, और एस से क्या होता है सेकंड्स होता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है कि सिस्टम क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, एंड व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसे आप लोग नोट कर लें। अब हमारे पास है ये लेंथ मेजरमेंट के कुछ नोटेशंस, मतलब कि अगर 1 किलोमीटर की बात हो रही है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किलो वर्ड जहां भी यूज हो जाए दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द 10 टू द पावर 3। मतलब अगर 1 किलोग्राम की बात हो रही है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो इसे, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। किसी भी क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए अगर किलो लगा है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोवाट, कहते हैं 1 किलोवाट तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट्स। अगर कह दे 1 किलोग्राम मतलब 1 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम, एंड 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट्स। फिर बात आती है सेंटीमीटर, तो क्या मतलब होता है 10 टू पावर 2 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है शायद, हाँ -2, तो इसे आप लोग नोट करें जरा। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब कि 1/100। मतलब समझ रहे हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगाइए, 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, या उल्टा लिखें कि 100 सेंटीमीटर हैज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100। यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर बात आती है मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, मतलब कि 1/1000 ऑफ। फिर बात आती है 1 माइक्रोन, कितना होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। फिर आता है नैनोमीटर,
तो 10⁻⁻⁹ मीटर। फिर आता है आर्मस्ट्रॉन्ग, ये मोस्टली लाइट की वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए काम आता है। आप लोग आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में पाओगे कि वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही छोटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है, जो कहते हैं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर आता है आपका 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। फिर आता है आपका 1 फेम्टोमीटर, जिसे 1 फर्मी भी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कुछ डिवाइसेज होते हैं मेजर करने के लिए, प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए, जिनको हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, उनका नाम है आपका जैसे वर्नियर कैलिपर, ये बहुत छोटे मेजरमेंट करने के लिए होती है। जनरली हम लोग जो स्केल यूज करते हैं उसमें मिनिमम हम लोग 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा कम मेजर कर सकते हैं, मतलब कि 1 मिलीमीटर। लेकिन वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसे जरा आप लोग नोट करें।